सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 43 करने वाले हैं और आज हम दिल्ली सल्तनत का जो है अंत भी कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, आज हम दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो है वंश करने वाले हैं, पांचवा और अंतिम वंश करने वाले हैं जिसका नाम है लोधी वंश मेरे भाई। ठीक है, लोधी वंश के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, इसके क्रमवार जो है शासक बता देता हूँ कौन कौन से इसके शासक हुए हैं। और कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम मुगल साम्राज्य स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हम कंप्लीट मुगल साम्राज्य को भी खत्म कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासक देख लेते हैं किसके, लोधी वंश के शासक देख लेते हैं। पहले आपको कौन देखने को मिलेगा, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको कौन देखने को मिलेगा, सिकंदर लोधी जो इसका पुत्र था मेरे भाई। तीसरे नंबर पर आपको कौन देखने को मिलेगा, इब्राहिम लोधी मेरे भाई। इब्राहिम लोधी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बारे में बताने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है ये इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक होता था। इसी को मारकर जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम एक एक पॉइंट देखते हैं, ओवरव्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो है स्थापना। ठीक है, स्थापना किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, बहलोल लोधी ने कब की थी, 1451 में जो है लोधी वंश की स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, इसने किसको हराया था, इसने जो है अलाउद्दीन आलम शाह को जो है हटाकर लोधी वंश की स्थापना की थी। इतनी चीज आपको याद रखनी है। और इसको क्या बोला जाता है, प्रथम अफगान वंश बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, प्रथम अफगान वंश। कल भी मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, किसी ने बताया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। प्रथम अफगान वंश इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रथम अफगान वंश इसको बोला जाता है। तो दूसरा अफगान वंश कौन सा है, तो दूसरा अफगान वंश आपको कहां पर मिलेगा, हुमायूं के समय में मिले, हुमायूं के समय में मिलेगा शेरशाह सूरी मेरे भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है, ठीक है, ये कौन सा था, ये जो है दूसरा अफगान राज्य खड़ा करेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहलोली इसने सिक्के भी चराए थे। बहलोल जो लोधी था ना, इसने बहलोली सिक्के चलाए थे। ठीक है, बहलोली सिक्के इसने चलाए थे। और जो है बहलोली सिक्के चलाने के बाद जो है आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में आप क्या याद रख सकते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट में आप याद रख सकते हैं ये जो अपना समानता का व्यवहार करता था सबके साथ। ठीक है, समानता का ये व्यवहार करता था, मतलब जो अफगानी सरदार होते थे ना उस समय, उनको ये क्या कहकर पुकारता था, मनसद ए अली कहकर पुकारता था मेरे भाई। ठीक है, मनसद ए अली, मनसद ए अली कहकर पुकारता था। और इसका ये मानना था भाई कि सबके साथ जो है सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। और ये भी उनके साथ जो है मतलब कुर्सी पर नहीं बैठता था, मतलब जहां पर ये नीचे बैठते थे ना, कालीन के ऊपर बैठते थे, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए खुद भी जो है कालीन के ऊपर ही बैठता था मेरे भाई। ठीक है, बहलोली सिक्के चलाए थे, मैं ये आपको बता चुका हूं। इसके बाद इसका मेन इंपॉर्टेंट काम था, जौनपुर का विलय इसने कर लिया था मेरे भाई, जौनपुर का विलय। ठीक है, जौनपुर की उपलब्धि जो है इसकी इंपॉर्टेंट उपलब्धि मानी जाती है बहलोल लोधी की। इसने किसको हराया था, शर्की साम्राज्य को हराया था मेरे भाई। ठीक है, शर्की साम्राज्य को हराया था। और शर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर ने की थी मेरे भाई। ठीक है, मलिक सरवर ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं हम सिकंदर लोधी के बारे में देख लेते हैं कुछ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बताऊंगा। ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसका वास्तविक नाम क्या था, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम होता था, क्या होता था भाई, निजाम खान होता था। ठीक है, निजाम खान इसका वास्तविक नाम होता था। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना इसने कब की थी, तो आगरा की स्थापना इसने 1504 में की थी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इसी को जो है आगरा को इसने राजधानी भी बनाया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने एक इंपॉर्टेंट काम किया था, क्या किया था, भूमि मापने के लिए, भूमि
मापने के लिए इसने कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो इसने जो है गज ए सिकंदरी शुरू किया था मेरे भाई, ठीक है, गज ए सिकंदरी। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए गज ए सिकंदरी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भूमि मापने के लिए जो है सिकंदर लोदी के द्वारा है जो है शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इसका उपनाम क्या था ये भी आप याद रखना। ये कविताएं भी लिखता था, किस नाम से जो है ये कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से जो है ये कविता लिखता था। इसने एक अनुवाद भी करवाया था मेरे भाई, ठीक है, आयुर्वेद का अनुवाद किया था, यानी कि एक इसके आदेश पर करवाया गया था, आयुर्वेद, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ होता था ये। इसका अनुवाद इसने किस नाम से करवाया था? तो फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी के नाम से जो है इसने ये भाई इसका जो है अनुवाद करवाया था। उसके बाद इसने क्या किया था? संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही मेरे भाई, ठीक है, इसी के द्वारा जो है ये किया गया था मेरे भाई, ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही। इसका भी निर्माण जो है इसी ने करवाया था, लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम चलते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में भी 2-4 पॉइंट देख लेते हैं मेरे भाई। इसको क्यों छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट बंदा है, ये अंतिम बंदा है लोदी वंश का, ठीक है, इब्राहिम लोदी। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? अंतिम सुल्तान था मेरे भाई, ठीक है, अंतिम सुल्तान था। किसका अंतिम सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था मेरे भाई, ठीक है। खातौली का युद्ध आप याद रखेंगे, जगह कहां गई, यहां लिख देते हैं, खातौली का युद्ध, कब हुआ था? 1518 में जो है ये खातौली का युद्ध हुआ था मेरे भाई, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो मेवाड़ का जो राजा होता था ना, राणा सांगा, इसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। बस इतनी सी चीज याद रखना है, राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? इसके बाद आप याद रखेंगे तीसरे पॉइंट में पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बताने की जरूरत नहीं है, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, बाकी आप सभी जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। और युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था मेरे भाई। और जो ये बाबर यहाँ पे मारेगा ना इसको 1526 में, तो ये बाबर ऐसे ही नहीं आया था कि भाई मुंह उठा के आ गया, बकायदा इसको बुलाया गया था, बाबर को जो है बुलाया गया था। किसने बुलाया था? इब्राहिम लोदी था ना, जो ये इब्राहिम लोदी यहाँ पर आप देख रहे हो, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था ना, उसी ने बाबर को जो है बुलाया था। और राणा सांगा, और कहीं 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 हमें ये मिलता है, जो बाबर तुजू के बाबरी नामक पुस्तक है ना, उसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उसमें बाबर लिखता है कि भाई जो इसका चाचा था ना, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था, उसने ही नहीं, राणा सांगा ने भी मुझे पैगाम भेजा था कि भाई आप सभी, आप जो है भारत पर आओ और आक्रमण करो। और इन दोनों की रणनीति क्या थी? जो इब्राहिम लोदी का चाचा था और राणा सांगा की रणनीति इतनी सी थी कि भाई बाबर आएगा, ठीक है, इसको मारकर या इसको हराकर जो है वापस चला जाएगा और इसका फायदा उठाकर जो है दिल्ली पर हम राज कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत जो है पासा पलट गया, क्योंकि फरगना का ये रहने वाला था बाबर, और जो है आए दिन वहां पर युद्ध होते थे, और ये भी परेशान हो गया था अपने वहां पर युद्ध को देखते हुए, ठीक है। ये भी एक ऐसा जो है फिक्स पॉइंट ढूंढ रहा था जहां पर मैं अपनी सल्तनत बना सकूं, अपना जो है विस्तार कर सकूं। यही जो रास्ता इसको बहुत अच्छा लगा और इसने तुरंत हमला कर दिया। 1526 के बाद आप सभी जानते हैं बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। डोंट वरी, मुगल साम्राज्य हम कल से स्टार्ट करेंगे। पहले बाबर आएगा, फिर हुमायूं आएगा, उसका पुत्र, हुमायूं का पुत्र अकबर आएगा, अकबर का पुत्र जहांगीर आएगा, जहांगीर का पुत्र शाहजहां आएगा, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब आएगा। ये जो है क्या है, ये पहला काल है मुगल साम्राज्य का। इसके बाद दूसरा काल जो आपको देखोगे ना, औरंगजेब के बाद का जो काल दिखेगा, वो आपको क्या दिखा मिलेगा? मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा 1707 ईस्वी से। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहां गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सारी चीजें आपको वही देखने को मिलेगी जो मैंने यहां पर आपको इस ओवरव्यू में बता दी है मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसने बहलोली सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, डायरेक्ट जरूरी नहीं है आपसे यही पूछेगा लोधी वंश का संस्थापक कौन सा, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, बताइए लोधी वंश में जो है सबसे पहले किसने बहलोली सिक्के चलाए थे? तो आप बताएंगे बहलोल लोधी ने जो है सबसे पहले बहलोली सिक्के चलाए थे मेरे भाई, ठीक है। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो है ये किसने की थी? बहलोल लोधी के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी, ठीक है। 1451 में जो है दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था और लोधी वंश की जो है इसने नींव डाली थी। प्रथम अफगान वंश इसको बोला जाता है। बहलोली सिक्के इसने चलाए थे मेरे भाई। और इसका जो इस सिक्के का मूल्य क्या था? बहलोली सिक्के यहाँ पे लिखे गए ना, इसका मूल्य याद रखना भाई, क्या पता पूछ ले। इसका मूल्य था 1/40 जो है इसका मूल्य होता था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और ये सभी का सम्मान करता था भाई, बहलोल लोधी होता था ना जो, ये अपने सारे सरदारों का जो है सम्मान करता था और उनको जो है मनसद ए अली कहकर पुकारता था। ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिख चुका हूँ मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इब्राहिम लोधी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये अंतिम जो है लोधी वंश का शासक होता था जिसको मारकर बाबर ने नींव डाली थी। सिकंदर लोधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहलोल लोधी का पुत्र होता था और इस वंश का सबसे महान शासक था भाई, ठीक है। जो लोधी वंश था ना, लोधी वंश जिसकी नींव किसने डाली? बहलोल लोधी ने डाली। लेकिन लोधी वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था, जो महान शासक था, वो सिकंदर लोधी होता था मेरे भाई, ठीक है। इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा भी होगा, कहीं पे लिखा है ना, आई थिंक लिखा होगा, ठीक है। ये आगरा शहर की स्थापना ये ना 1504 में इसने की थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा है, दौलत खान लोधी मेरे भाई, ठीक है। दौलत खान लोधी से आपको कुछ याद आ रहा है? जब हम सैयद वंश पढ़ रहे थे, खिजर खान के बारे में पढ़ रहे थे, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी ना, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था दौलत खान लोधी को मारकर जो है खिजर खान ने सैयद वंश की नींव डाली थी। तो आपको माइंड में आ गया होगा क्या ये लोधी और वो लोधी है क्या? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, वो दौलत खान लोधी अलग था और ये दौलत खान लोधी जो है अलग था मेरे भाई। ये कौन था? ये पंजाब का गवर्नर था मेरे भाई, पंजाब का ये गवर्नर होता था। और इसने भी जो है आमंत्रण दिया था, किसको आमंत्रण दिया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को जो है इसने आमंत्रण दिया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और यहां पे इस क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो आप पढ़ लेना मेरे भाई। 1451 में बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक से सत्ता प्राप्त कर लोधी वंश की नींव डाली थी, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? काफी इजी क्वेश्चन है, जितना ओवरव्यू बताया है ना यहीं से आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो जानी चाहिए। 1504 ईस्वी में किस लोधी वंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सबसे पहले आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सेम यही पूछेगा कि बताइए जो है आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की। या फिर आपसे ईयर पूछ लेगा, बताइए सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी जो है आप बताएंगे जो है सिकंदर लोधी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। यमुना नदी के तट पर जो है आगरा शहर इसने बसाया था और इसको जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी बनाया था मेरे भाई, ठीक है। राजधानी परिवर्तन जो है इसने किया था मेरे भाई, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट कार्य सिकंदर लोधी ने क्या किया था? तो कृषि भूमि को नापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी जो है पैमाना शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत बार रेलवे और जो एसएससी है ना उसके अंदर पूछा जाता है कि भाई बताइए गज ए सिकंदरी जो पैमाना है वो किसने शुरू किया था? ये तो आप बता देंगे, गज ए सिकंदरी से तो पता चल रहा है भाई सिकंदरी तो सिकंदर ने बनाया होगा, सिकंदर लोधी ने शुरू किया था गज ए सिकंदरी। लेकिन जो इसका जो ये याद रखना कि ये किसके लिए शुरू किया था? तो कृषि भूमि को नापने के लिए जो है ये गज ए सिकंदरी शुरू किया गया था। इतनी सी चीज जो है जरूर आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी इनके बारे में बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। आलम खान जरूर याद रखना है। ये आलम खान कौन है? जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, जो इब्राहिम लोधी के चाचा होते थे, यही था भाई इब्राहिम लोधी का चाचा, ठीक है। इब्राहिम लोधी का चाचा था और इसी ने जो है बाबर को जो है आमंत्रण दिया था कि भाई आओ इसको इब्राहिम लोधी को मारो। और इसने सोचा तो यही था, ये जो है मैं इसको बुलाऊंगा बाबर को और बाबर जो है इसको मार के वापस चला जाएगा और दिल्ली की सत्ता मैं ले लूंगा। लेकिन बाबर तो खुद ही अपना राजपाट यहाँ स्टार्ट करने के उद्देश्य से आया था, तो उसने जो है मार कटाई मचाई और लोधी जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये देखो, ये चीज याद रखना, 1504 में तो शहर को बसाया था और 1506 में इसे राजधानी बनाया था मेरे भाई, ठीक है। राजधानी शहर का जो ईयर है ना ये भी याद रखना, क्या पता पूछ ले भाई बताइए सिकंदर लोधी ने जो है 1504 में आगरा शहर बसाया था, तो कब की कौन से वर्ष जो है इसको राजधानी बनाया था? तो 1506 में जो है इसको राजधानी
बनाया था और ये लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक मानक माप की शुरुआत किसने की थी? अभी ऊपर बता के आया हूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो गज ए सिकंदरी की शुरुआत भाई किसने की थी? सिकंदर लोधी के द्वारा जो है ये की गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो गज ए सिकंदरी लोधी ने जो है कृषि सुधारों और सटीक भू राजस्व निर्धारण के लिए जो है भूमि को मापने के लिए जो है इस पैमाने की शुरुआत की थी। और ये याद रखना कितने इंच का होता था, ये इंच कई बार पूछ लेते हैं। 30 इंच का ये होता था मेरे भाई, ठीक है, 30 इंच का होता था कृषि भूमि को मापने के लिए, ठीक है। ये चीज सभी को याद रह जाती है कि गज ए सिकंदरी जो है की शुरुआत किसने की थी? तो जो है सिकंदर लोधी ने की थी। बस ये दो चीज याद रखना, ये जो गज ए सिकंदरी थी ना, ये 30 इंच का होता था और कृषि भूमि के नापने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद यहां पे आपको शेरशाह सूरी दिख रहा है, तो ये कौन सा था? ये दूसरा अफगान राज्य स्थापित करेगा आगे जाके, दूसरा अफगानी। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे ना, और बाबर को मारने के बाद जो है हम कहाँ चलेंगे? हुमायूं पर चलेंगे। तो वहीं पर आपको 1540 में जो है कौन दिखेगा? शेरशाह सूरी दिखेगा। बड़ा ही छोटा सा जो है उसका शासनकाल था, 1540 से 1545 तक। लेकिन इस 5 साल में उसने जो है इतने सुधार किए थे, बहुत अच्छा काम उसने जो है किया था, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अकबर के बारे में कौन नहीं जानता? ये जो है हुमायूं का पुत्र होता था और इसने भी जो है एक जो है पैमाना शुरू किया था मेरे भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में जब अकबर गद्दी पर बैठा था ना, तो शुरुआती के सालों में जो है इसने गज ए सिकंदरी का ही प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जो है इसने इलाही गज नामक पैमाना शुरू किया था, इलाही गज नामक पैमाना। और ये कितने इंच का होता था भाई? ये जो है 32 या 33 समथिंग कुछ होता था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 32 या 33 इंच का होता था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 30 इंच का था, ठीक है। ये चीज आप याद जरूर रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे ना, जैसे हमने ये दिल्ली सल्तनत खत्म किया ना, एक एक वंश को लिया। जैसे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ा, फिर हमने जो है किसको पढ़ा भाई? खिलजी वंश को पढ़ा, फिर तुगलक वंश को पढ़ा, फिर सैयद वंश को पढ़ा। अब हम जो है इब्राहिम लोदी को पढ़ रहे हैं, यानी कि लोधी वंश को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो है मुगल साम्राज्य को खत्म करेंगे। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। ऐसे मुगल साम्राज्य खत्म करेंगे। डोंट वरी, मैं यहां पर आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री लगा लो, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री लगा लो, या फिर क्या लगा लो? मेडिवल हिस्ट्री लगा लो। पूरी कंप्लीट मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है और ना ही आपको ये कंप्लीट बुक पढ़नी है, क्योंकि आपका दिमाग खराब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 15 मार्क्स की आपकी जो है इंडिया जी की आएगी, उसके लिए पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, पूरी बुक उस बच्चे को जरूर पढ़नी है जो बच्चा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहा है मेरे भाई। यहाँ पे जितना मैं करवा रहा हूँ ना, उतने में से आपका 15 मार्क्स का इजीली आ जाएगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं, ये जो है आप पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? सिकंदर लोधी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो मैंने जो क्या बताया था ऊपर, एक ओवरव्यू बताया था ना, 10-12 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो याद रखिएगा, वो ओवरव्यू जो समरी मैंने दी थी ना, वहीं से ये सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं और उससे बाहर आपका जाएगा भी नहीं मेरे भाई वनडे एग्जाम्स में। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के वनडे एग्जाम्स के लिए। तो घूम फिर के यही पूछता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन में। तो सिकंदर लोधी कौन था भाई? ये कविताएं लिखता था गुलरुखी नाम से, ठीक है। सिकंदर लोधी केवल एक जो है प्रशासक नहीं होता था, ये उच्च कोटि का एक विद्वान भी होता था। और इसे जो फारसी भाषा होती थी ना इनकी, उसका जो है गहरा ज्ञान होता था। इसका उपनाम क्या होता था? गुलरुखी होता था। यहां पे लिख देता हूं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो है उपनाम क्या होता था? गुलरुखी होता था। और इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ, गुलरुखी का अर्थ क्या होता था? गुलाब के चेहरे वाला। ठीक है, गुलाब के चेहरे वाला जो है इसका अर्थ होता था। मैं ऊपर भी बता के आया था, सिकंदर लोधी ने जो है एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, आयुर्वेद ग्रंथ। इसके आदेश पर जो है इसका जो है वो किया गया था, क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। किस नाम से किया गया था? फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी नाम से जो है इसका अनुवाद किया गया था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे।
गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गया है, देखो आयुर्वेद का एक ग्रंथ फारसी में फरंगे सिकंदरी नाम से जो है इसने अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किन के बीच लड़ी गई थी जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया? तो ये जो है जग जाहिर बात है, किसी से नहीं छुपी है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था मेरे भाई, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई? तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ना, ये याद रखना, पानीपत का तीसरा। चलिए लिख ही देता हूं। कब हुआ था? जनवरी 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था ना? हाँ, 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठो शासकों और जो है ये किसके बीच में हुआ था? ये आप मुझे बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। ये तीनों युद्धों के बारे में जो है आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पे बाबर और राणा सांगा लिखा गया, ठीक है। इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में जो है ये युद्ध हुआ था मेरे भाई। उसके बाद हम चलते हैं हुमायूं और शेरशाह। इनके बीच में भी एक युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? दो युद्ध हुए थे वैसे। एक तो हुआ था चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। एक और युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसको क्या बोला जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। कन्नौज या बिलग्राम कुछ भी दिख जाए, 1540 बता देना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध थे। और बिलग्राम के युद्ध में जो है 1540 में शेरशाह सूरी ने जो है निर्णायक इसको हरा दिया था और हुमायूं को जो है भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। 1540 से 1545 तक फिर राज करेगा, 5 साल कौन राज करेगा? शेरशाह सूरी करेगा। और हुमायूं को जो है बाहर भागना पड़ेगा भारत से। उसके बाद दोबारा ये वापसी करेगा। कब वापसी करेगा? 1555 में जो है ये वापसी करेगा सरहिंद के युद्ध में मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, बाबर के साम्राज्य के बारे में कल से हम विस्तार से जानेंगे। अकबर और हेमू के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, अकबर इसके अंदर जीत गया था 1556 में। और किसके संरक्षण में ये युद्ध लड़ा था अकबर ने? तो ये बैरम खान का संरक्षण में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 के अंदर क्या बोला गया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो भारत में आने का निमंत्रण जो बाबर था उसको किस किस से मिला था? राणा सांगा और दौलत खान लोधी से मिला था मेरे भाई, ठीक है। महमूद लोधी नहीं, बहलोल लोधी नहीं, मलिक काफूर नहीं। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी, अच्छा ये इन्होंने जो निमंत्रण दिया था, बाबर को निमंत्रण दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि इब्राहिम लोदी से पहले जो शासक होते थे ना, बहलोल लोदी होते थे, या फिर आप उसके पुत्र को बात कर लो, सिकंदर लोदी की बात कर लो, वो जो अफगान सरदार होते थे ना उनका बड़ा सम्मान करते थे। और बहलोल लोदी तो इतना सम्मान करता था कि उनके साथ, मतलब जो सरदार होते थे ना, अमीर सरदार होते थे, उनके साथ जमीन पर ही बैठता था मेरे भाई, इतना सम्मान करता था। लेकिन इन सब के विपरीत इब्राहिम लोदी था, इन्होंने जो है इतना सम्मान नहीं किया, बल्कि सम्मान तो छोड़ो, इसने जो है उनको जो है अपमान करना शुरू कर दिया। इसी अपमान के बदले में जो है उनके मन में जो है बदले की भावना उत्पन्न होने लगी और उनको लगने लगा भाई इब्राहिम लोदी को हटाना पड़ेगा, तभी जाके बात बन सकती है। उसी को मद्देनजर जो है राणा सांगा और दौलत खान ने जो है, दौलत खान कौन होता था? पंजाब का गवर्नर होता था मेरे भाई, ठीक है। इसी इन दोनों ने ही जो है, और इसके जो आलम शाह इसके जो चाचा होते थे, उन्होंने भी जो है इसको बाबर को जो है आमंत्रण दिया था कि भाई भारत पर तू आक्रमण कर। और उन्होंने यही सोचा था कि भाई ये आक्रमण करेगा, हरा कर चला जाएगा। इनको क्या पता था कि ये जो है परमानेंट ही जम जाएगा भारत के अंदर, ठीक है। तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आलम खान इसके चाचा होते थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। और ये चीज बताने की जरूरत नहीं है भाई, महमूद लोदी के बारे में जो है
ये सारी चीजें हम देख चुके हैं भाई। इब्राहिम लोदी का ये भाई होता था, बहलोल लोदी के बारे में भी बता चुका हूँ। और मलिक काफूर कौन था, ये खिलजी वंश में आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, 1000 दिनारी जो था ना, बात करके आए हैं, आई होप आपने देखी होगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अनाज से जकात कर हटा दिया था और व्यापारिक प्रतिबंध कम कर दिए थे? तो दिल्ली का एक पहला सुल्तान था जिसने अनाज पर से जकात कर हटा दिया था, तो ये था सिकंदर लोदी था मेरे भाई। ठीक है, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का जो है एक दूरदर्शी शासक होता था। उसने जनता को राहत देने के लिए जो है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनाज पर से जो है जकात या चुंगी कर को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, इतनी सी चीज जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने जो है पहला सुल्तान था जिसने अनाज पर से जकात कर को जो है हटा दिया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में बोला गया लोधी वंश की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी जो दिल्ली के लोधी गार्डन में दिखाई देता है? तो याद रखना, दिल्ली में है लोधी गार्डन मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोधी गार्डन कहां पर अवस्थित है, तो आप बताएंगे दिल्ली के अंदर जो है लोधी गार्डन अवस्थित हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो जो है आपको यहीं पर मिल गया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, लोधी वंश की वास्तुकला की मुख्य विशेषता ये थी, दोहरे गुंबद वाले मकबरे होते थे मेरे भाई। ठीक है, दोहरे गुंबद वाले जो है मकबरे होते थे। दोहरे गुंबद का क्या मतलब है, लोधी वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण और जो नई विशेषता होती थी ना, वो दोहरे गुंबद का प्रयोग होना था मेरे भाई। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक दो गुंबद बनाए जाते थे, मतलब एक के ऊपर एक गुंबद बनाया जाता था, मतलब ये जो गुंबद है ना, इसी के ऊपर एक और गुंबद बनाया जाता था। ये दोहरे गुंबद हो गए मेरे भाई। ठीक है, अंदर का जो हिस्सा होता था छत के रूप में, वो बाहर का हिस्सा इमारत की ऊंचाई और भव्य को बढ़ाने के लिए जो है बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहां पे आपने देखा दिल्ली का जो लोधी गार्डन है ना, जो लोधी गार्डन है ये कहां पर अवस्थित है, दिल्ली के अंदर अवस्थित है। यहां पे लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए, लोधी गार्डन कहां पर अवस्थित है, दिल्ली के अंदर अवस्थित है। ठीक है, और जो है सिकंदर लोधी का मकबरा भारत में दोहरे गुंबद वाला सही उदाहरण माना जाता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का जो मकबरा है ना, ये जो है दोहरे गुंबद का जो है उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, जो क्या ना, कौन सा वंश चल रहा है हमारा, ये लोधी वंश चल रहा है ना। लोधी वंश में जो शाही मकबरे होते थे ना, शाही मकबरे क्या होते थे भाई, शाही मकबरे वो होते थे जो मतलब जो शासक होता था, जो मतलब जैसे जो राजा होता था या फिर उनकी रानियां होती थी, उनको शाही मकबरे बोलते थे। उनमें जो रहते थे वो उनका जो निर्माण होता था ना, वो किस में होता था, वो आमतौर पर अष्टकोणीय के होते थे मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, अष्टकोणीय के ये होते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। बताइए जो लोधी वंश में जो है शाही मकबरे होते थे वो किस तरीके से बने होते थे, तो अष्टकोणीय के बने होते थे। अच्छा, इनके विपरीत जो सरदार होते थे, अमीर सरदार होते थे। ठीक है, अमीर सरदार होते थे, इनके जो सरदार, अमीर सरदार, इनके जो मकबरे होते थे वो किस चीज के बने होते थे, वो चतुष्कोणीय शैली में बने होते थे, यानी कि रेक्टेंगल शैली में। चतुष्कोणीय कैसे लिखेंगे, चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय शैली में जो है ये बने होते थे। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया क्या, 9 आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 9 को देख लेते हैं। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में अफगान सरदारों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो बार बार अभी ऊपर से यही डिस्कस करके आए हैं, इब्राहिम लोधी यानी कि लोधी वंश का अंत सिर्फ इब्राहिम लोधी की वजह से हुआ। अगर इब्राहिम लोधी क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, अमीर सरदारों का अगर वो अपमान नहीं करता, तो यकीन मानिएगा जो इसके चाचा होते थे आलम खान होते थे, जो राणा सांगा होते थे, और कौन होता था जो पंजाब का गवर्नर होता था, वो तीनों कभी भी बाबर को आमंत्रण नहीं करते और ना ही बाबर आता। हो सकता है कुछ समय के बाद बाबर आता, लेकिन एट ए टाइम जो है बाबर यानी कि 1526 के आसपास जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं पड़ती। इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। इब्राहिम लोधी की वजह से दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हुआ, और इब्राहिम लोधी की वजह से जो है लोधी वंश का जो है विनाश हो गया। तो सुल्तान द्वारा सरदारों का अपमान और उन पर कड़ा नियंत्रण, इसी के कारण जो है बाबर को जो है बुलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नाम याद रखना, आलम खान चाचा होता था उसका। उसके बाद कौन था भाई, दौलत खान लोधी। पंजाब, लाहौर का गवर्नर था ये।
ठीक है, उसके बाद राणा सांगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इब्राहिम लोदी का मानना था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, उसने पुराने अफगान सरदारों को दरबार में अपमानित किया और उन्हें दंडित किया, जिससे वे उसके शत्रु बन गए। सिंपल सी चीज है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। मोट की मस्जिद, मोट आएगा भाई, यहाँ पे मोट आएगा। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने कहाँ करवाया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मोट की मस्जिद, मस्जिद। ठीक है, निर्माण कब करवाया गया था? 1505 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इसका वजीर होता था, सिकंदर लोदी का वजीर होता था, जिसका नाम था मियां भू, मियां भुआ। क्या अजीब सा ही नाम है यार, मियां भुआ नाम होता था। ठीक है, मियां भुआ आपको दिखेगा या फिर कई जगह मुआ भैया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। ठीक है, तो मोट की मस्जिद का निर्माण जो है 1505 में करवाया गया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी का जो वजीर होता था मियां भुआ, इसने करवाया था। कहां पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। और इसके बारे में ये चीज आप याद रखना, इसमें जो है 5 जो है प्रवेश द्वार होते थे। जो ये मोट की मस्जिद थी ना, इसमें 5 जो है, कैसे लिखेंगे? 5 ऐसे लिखेंगे, 5 प्रवेश द्वार होते थे मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था? 5 प्रवेश द्वार होता था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने कहां करवाया था? दिल्ली में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा का निर्माण हम देख चुके हैं, 1504 में करवाया था। सिकंदर लोदी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, जौनपुर यहां पे लिखा गया है। एक चीज मुझे बताओ, क्या याद है? जौनपुर से कुछ याद तो नहीं आ रहा है? जौनपुर से क्या याद आ रहा है? अच्छा, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? एक चीज तो याद आई, जौनपुर की स्थापना, स्थापना। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी मेरे भाई। ठीक है, फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किसके नाम पर की थी? इसका भाई जो था जोना खां, जोना खां की याद में जो है इसने जौनपुर की स्थापना की थी। अब ये जो जौनपुर है, इसके अंदर एक सरकी साम्राज्य आके बसेगा कुछ समय के बाद, सरकी साम्राज्य। ठीक है, सरकी साम्राज्य आकर जो है इसके अंदर बसेगा, जिसकी स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने इसकी स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, मलिक सरवर ने जो है सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो ये सरकी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, उसको मारकर जो है फिर ये लोधी वंश की नींव डालेगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, लोधी वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी साम्राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था? अभी ऊपर बात करके आए हैं, सरकी साम्राज्य यहाँ पे बताया ना। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जोना खां की याद में। इसके बाद कुछ समय के बाद जो है ये एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा मुझे, जौनपुर की स्थापना कब की थी। किसी को पता हो तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद जो है सरकी साम्राज्य इसके अंदर आया, जिसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक था मेरे भाई, ठीक है, कौन था इसका अंतिम शासक? कहाँ गया? ये रहा, सरकी साम्राज्य था ना, ये याद रखना, पूछ ले कभी, क्या पता कि सरकी साम्राज्य अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन होता था? हुसैन शाह होता था मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, हुसैन शाह को मारकर जो है इसने जौनपुर के सरकी साम्राज्य को जो है जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। क्या आएगा? लोधी वंश के किस शासक ने ना? तो बहलोल लोधी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया ना। लोधी वंश का शासनकाल कब समाप्त हुआ? तो लोधी वंश का शासनकाल आप सभी जानते हैं भाई, शुरू कब हुआ था? 1526 में। ये शुरू 1526 में जो है अंत हुआ था मेरे भाई। 1451 से 1526 तक चला था मेरे भाई। ठीक है, एग्जैक्ट कितने ईयर हुए ये कर लेना कैलकुलेट, वैसे पूछेगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, 1451 से शुरू हुआ था, 1526 में खत्म हुआ था। किसने 1526 में खत्म किया था? बाबर ने जो है इस
वंश का खत्म किया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था 21 अप्रैल 1526 को मेरे भाई। ठीक है, और बाबर ने जो है किस जो है पद्धति का जो है यूज किया था? गोले बारूद और तोपों का तो यूज इसने किया था बाबर ने, और स्पेशल जो है एक तुलुगनुमा पद्धति का यूज किया था, तुलुगनुमा पद्धति। ठीक है, तुलुगनुमा पद्धति का जो है ये यूज किया था बाबर ने। अब तुलुगनुमा पद्धति क्या होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है शत्रु खड़ा है आपका, ठीक है, उसको यहां से भी घेर लो, यहां से भी घेर लो, यहां से भी घेर लो और यहां से भी घेर लो, ये होती है तुलुगनुमा पद्धति। वर्तमान में जो है आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना भाई, पुलिस कहती है कि पुलिस ने जो है तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो बस वही तुलुगनुमा पद्धति होती थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर कौन सा धार्मिक कर पुनः लागू किया था? तो सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर जो है कौन सा धार्मिक कर जो है दोबारा लागू कर दिया था? तो जजिया कर जो है इसने दोबारा जो है लागू कर दिया था। सिकंदर लोधी एक कट्टर सुल्तान होता था भाई, और इसने जो है मुस्लिम प्रजा और उलेमाओं को खुश करने के लिए जो है हिंदुओं पर जजिया जो कर था वो दोबारा से जो है कड़ाई से जो है इसने लगा दिया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, खराज यहाँ पे लिखा गया है, जकात लिखा गया है, जकात के बारे में तो अभी बता के आया हूं, चलिए खराज के बारे में बता देता हूं। ये क्या था भाई? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। गैर मुसलमानों यानी कि जो मुसलमान लोग नहीं थे ना, सिर्फ उन्हीं से लिया जाता था खराज, मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? भू राजस्व था। ठीक है, ये भू राजस्व था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जकात। जकात क्या था? ये केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था मेरे भाई। कौन सा था? धार्मिक कर था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद खुम्स रह गया, तो खुम्स को भी देख लो। खुम्स क्या होता था? युद्ध होते थे ना, युद्ध होते थे, तो युद्ध में जो लूटा गया सामान होता था, युद्ध में लूटे गए सामान का हिस्सा। ठीक है, सामान का हिस्सा क्या होता था? 1/5 राज्य का होता था हिस्सा। ठीक है, 1/5 राज्य का हिस्सा होता था, और जो मतलब लूटते थे, जो सैनिक होते थे, उनका हिस्सा 4/5 होता था। बस ये चीज जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में चलते हैं। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच 1517-18 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऊपर बता के आया हूं, खातौली का युद्ध हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517-18 में हुआ था। 1517-18 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और जो है इसमें जो है लोधी जो था वो मेवाड़ पर जो है राज करना चाहता था, इसीलिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर है। इसके बाद जो है राणा सांगा इसमें विजय हुए थे, याद रखना। जीता कौन था? राणा सांगा जो है इसके अंदर जीत गया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और कौन सा युद्ध याद रखें? अच्छा, एक युद्ध और हुआ था इन दोनों के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी का युद्ध हुआ था मेरे भाई। बाड़ी का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना, बाड़ी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1519 में ये युद्ध हुआ था मेरे भाई। ठीक है, इसी के बाद मतलब अगले साल ही 1517-18 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1517-18 में जो है खातौली का युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो है बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1519 में। सेम इन्हीं के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था मेरे भाई। ठीक है, और राणा सांगा जो है इस युद्ध में भी जीत गए थे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। खानवा का युद्ध तो आप सभी जानते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? बाबर और राणा सांगा। सारे युद्ध जो आपको नहीं याद रहते ना मुगल साम्राज्य में, मोस्टली क्वेश्चन मैं वही रखूंगा जो युद्ध से रिलेटेड है। मतलब बाबर ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े, हुमायूं ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े, जैसे कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, बाबर ने कौन कौन से लड़े थे, खानवा हो गया, ठीक है,
चंदेरी हो गया, ठीक है, घाघरा हो गया। उसके बाद हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, चौसा हो गया, बिलग्राम हो गया, कन्नौज हो गया। उसके बाद अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, सभी हम देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, ठीक है। 1528 में ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और 1530 में फिर आपको जो देखेंगे कि बाबर मर जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। और हुमायूं जो है पहला और लास्ट था भाई मुगल साम्राज्य में, क्या था, जिसने शासन को जो है अपने भाइयों में बांट कर खाया था। उसके बाद जो आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे ना, हुमायूं के बाद में जहांगीर देखने को मिलेगा, ठीक है, औरंगजेब देखने को मिलेगा, शाहजहां देखने को मिलेगा। ये अपने आप से ही युद्ध करते थे, यानी कि अपने बच्चे और उनके बीच में युद्ध हो जाता था। अकेला हुमायूं ऐसा था जिसने राजपाट को अपने भाइयों के साथ मिलकर मिल बांट कर जो है खाया था मेरे भाई। चार इसके जो है भाई होते थे, हिंदाल होता था और भी 2-3 नाम होते थे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तराइन का युद्ध, आप सभी जानते हैं 1191 1192 में 2 युद्ध लड़े गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 में बोला गया बहलोल लोदी किस अफगान जनजाति से संबंध रखता था। तो बहलोल लोदी जो था ये अफगान जनजाति से संबंध रखता था। शाहू खेल लोदी की एक शाखा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। बहलोल लोदी अफगानों की गिलजाई कबीले की शाहू खेल साखी से संबंधित रखता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। लोधी काल के दौरान प्रशासन की भाषा क्या थी। तो प्रशासन की भाषा आप सभी जानते हैं फारसी होती थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अन्य वंशों की तरह लोधी वंश के दौरान भी जो प्रशासन, दरबार और पत्राचार की जो मुख्य भाषा होती थी ना, वो फारसी ही होती थी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखो, पूरे सल्तनत काल की तरह लोधी काल की राजकाज और साहित्य की भाषा जो है फारसी ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में बोला गया सिकंदर लोधी ने किस प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था मेरे भाई। सिकंदर लोधी ने जो है प्रसिद्ध ज्वाला मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। तो ये कहाँ पर ये मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर था, नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था, कोणार्क का सूर्य मंदिर था, या फिर जगन्नाथपुरी का मंदिर था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरकोट का ज्वालामुखी ये मंदिर होता था मेरे भाई। सिकंदर लोधी जो है अपनी धार्मिक नीतियों में काफी कठोर और जो है असहिष्णु माना जाता था, मई कट्टर होता था ये, ठीक है। और मुस्लिम प्रजा और उलेमाओं को खुश करने के लिए जो है इसने जो है ये मंदिर कहाँ पर था भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मंदिर था, याद रखना, ठीक है। कांगड़ा है ना, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का, वहीं पर ये मंदिर स्थित था। नागरकोट ज्वालामुखी मंदिर पर जो है इसने आक्रमण कर दिया था। और अपमान करने के लिए जो है, मंदिर का अपमान करने के लिए इसने जो है मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को जो है कसाईयों को मांस तोलने के लिए जो है दे दिया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोमनाथ मंदिर मिल रहा है, ठीक है। इसको किसने लूटा था, इसने जो है महमूद गजनवी ने लूटा था। महमूद गजनवी कब लूटा था भाई, बता सकता है कोई? 1025 में लूटा था। यहां पे आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर दिख रहा है, कहां पर अवस्थित है, ओडिशा के अंदर अवस्थित है। उसके बाद चलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर, ये कहां पर अवस्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कहां पर है अवस्थित, ये मुझे आप फटाफट जो है पुरी में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, बता दो एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, व्याख्या आप यहां से पढ़ लेना, काला अध्याय माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था। तो दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण जो है क्या था भाई, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव, सरदारों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। एक चीज हमने कॉमन देखी है, कहां से देखी है, गुलाम वंश से हमने देखी है, और जो लोधी वंश एंड किया है यहां तक देखी है। क्या चीज देखी है, सरदारों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। मतलब जो राजा होता था ना, जो शासक होता था, उसके नीचे जो सरदारों की संख्या होती थी ना, जैसे कि आपने देखा था भाई गुलाम वंश हमने देखा था, वहां पे क्या था, चहल ए गामी था। 40 दलों का जो है 40 लोगों का एक दल बनाया गया था। मतलब इनकी जो है महत्वाकांक्षा बढ़ जाती थी। मतलब ये जो चाहते थे उसी को गद्दी पर बिठा देते थे, और जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे। इनकी बड़ी ही जो है
बड़ी इंपॉर्टेंस रोल होता था मेरे भाई दिल्ली सल्तनत में। तैमूर और बाबर जैसे विदेशी आक्रमण, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। तैमूर और बाबर ने आक्रमण किया तभी तो दिल्ली सल्तनत जो है मिट्टी में मिल गई। उपरोक्त सभी तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया है। कमेंट सेक्शन में जो है आप जरूर बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत कैसा लगा आपको, ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। ऐसे ही हम जो है मुगल साम्राज्य करने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको उतना ही करवा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए वरना करवाने को तो इंडिया जीके हमारी भाई 6 महीने नहीं 1 साल में भी खत्म नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो वक्त को देखते हुए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है मेरे भाई, इतना सा आपको काम कर लेना है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ सारी मिल जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल से हमारा मुगल साम्राज्य जो है स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, तो बने रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ 4-5 दिन में आपके जो है पीएमटी पीएचटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। चाहे तो 4-5 दिन जो है आप अपनी जो स्टडी है ना उसको कम कर दो। क्यों कम कर दो भाई? इसलिए कम कर दो क्योंकि अगर जो आपका पीएमटी पीएचटी ही क्लियर नहीं होगा ना तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, क्योंकि पीएमटी पीएचटी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है सेकंड स्टेज में जाने के लिए, यानी कि लिखित परीक्षा में बैठने के लिए। तो ये मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है आपका पीएमटी पीएचटी, इसीलिए पूरा जोर जो है वहां पर लगा दो। 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन अगर कम पढ़ाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब ये है मतलब इससे पड़ता है आपको लिखित परीक्षा में जो है बैठना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी जो पीएमटी पीएचटी की तैयारी है, रनिंग की तैयारी है, वो थोड़ा तेज कर दो। सुबह शाम जो है दोनों टाइम रनिंग किया करो मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।